हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं शांति का अर्थ। ठीक है, तो इसके हम पूरा अर्थ के बारे में समझेंगे। अभी ये जो चैप्टर है अपना शांति से रिलेटेड चल रहा है, यानी कि इसमें बात की गई है कि मतलब हम कैसे शांति बना के रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। तो हमने पहले ही देखा कि ये शांति वगैरह कुछ नहीं होता है। देन वहाँ पे कुछ ऐसे थिंकर हैं, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ठीक है। मतलब इसमें हमने देखा है कि कुछ ऐसे थिंकर हैं जो ये मानते हैं कि शांति मतलब कर्म करना ही हमारा धर्म है। ये शांति तो कुछ होती नहीं है, ठीक है। यहाँ पे और भी हमने कई सारे एग्जाम्पल देखे थे, और जो मैं इसमें आपको शायद कल जो नक्सलवादी बता रही थी आपको, तो उसमें मैंने बताया था कि नक्सलवादियों के लिए कुछ मतलब स्कीम्स लाई गई हैं, कुछ उनके लिए इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं। तो मतलब इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, तो जैसे मैंने एक समाधान बताया था, और एक रोशनी है जिसे मैंने गलती से चिंगारी बोल दिया था, ठीक है। तो वो रोशनी है, चिंगारी अपना ऐप बना है अभी टिकटॉक की जगह पे। लेकिन जो इनके लिए मतलब अभी प्रावधान किए गए थे किसके तहत हम इनके जो भी सुधार वगैरह करेंगे, तो वो रोशनी था एक, ठीक है। देन उसके बाद अब यहाँ पे आता है, थोड़ा उसे आप सुधार लीजिएगा, क्योंकि गलत जानकारी हमारे लिए हानिकारक होती है। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मैंने बोला था, यदि कल सही बोला रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने रोशनी की जगह चिंगारी बोला था, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, जो भी हो उसे सही कर लीजिएगा। रोशनी था जो योजना चलाई गई थी, एंड समाधान योजना थी, तो वहाँ पे चिंगारी नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं, बात करते हैं अपने शांति पे। तो शांति का अर्थ है, अभी तक आप लोग क्या समझते थे शांति का अर्थ, अब यहाँ पे आप लोग क्या समझने वाले हैं ज़रा इसे देखिए। तो यहाँ पे क्या है कि शांति की परिभाषा अक्सर युद्ध की अनुपस्थिति के रूप में की जाती है। यानी कि शांति की डिफिनेशन जो इसमें बताया गया कि क्या होती है, कि इसकी यदि हम अर्थ की बात करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं कि मतलब ऐसा सोचते हैं कि जहाँ पे युद्ध वगैरह कुछ भी ना होते हों वहाँ पे शांति होती है। बट अभी ये भी नकारा जाएगा, और यह परिभाषा सरल तो है पर भ्रामक भी है, ठीक है। तो यहाँ पे तो बहुत ही इजीली हमने बोल दिया कि युद्ध नहीं हो रहे तो बिल्कुल शांति है। लेकिन किस आधार पे हम कह सकते हैं कि युद्ध नहीं हो रहे तो शांति है? हमारे घर में, हमारे अंदर खुद में शांति नहीं है, तो अब युद्ध से हमारा क्या रिलेशन। लेकिन ओवरऑल बात करें तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जहाँ युद्ध नहीं हो रहा वहाँ पे हम शांति कह देते हैं, ठीक है। आपसे ही कोई पूछे कि भाई आपकी नज़र में शांति क्या है, तो आप लोगों के माइंड में भी कुछ होगा कि आप किस तरीके की शांति चाहते हैं, या आपकी नज़र में शांति का अर्थ क्या होता है, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है कि सामान्य रूप से हम युद्ध को देशों के बीच हथियारबंद संघर्ष समझते हैं। हालांकि क्या होता है, रवांडा या बोत्सवानिया यानी कि बोत्सनिया में जो हुआ वह इस तरह का युद्ध नहीं था, लेकिन यह एक प्रकार से शांति का उल्लंघन या स्थगन तो था ही। यानी कि रवांडा में और बोस्निया में युद्ध होता है, तो इसमें बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं था कि बहुत ही भयंकर वाला युद्ध था, लेकिन सीधे से कि इसमें कहीं ना कहीं शांति का उल्लंघन तो होता है। और हालांकि क्या होता है, प्रत्येक युद्ध शांति के अभाव की ओर जाता है, लेकिन शांति का हर अभाव युद्ध का रूप ले यह जरूरी नहीं। तो इसमें क्या बताया गया है यहाँ पे कि शांति के लिए हम क्या करते हैं, युद्ध लड़ते हैं। और शांति का जो फाइनली होता है कि कोई ना एक विजयी होता है, किसी को पराजित करता है, एंड उससे हो सकता है कि हम हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा लें। तो उस बंदे से हमें शांति मिल सकती है जिससे हमने युद्ध लड़ा। अभी हमारे और भी दुश्मन तैयार हैं, तो हम युद्ध मतलब युद्ध से शांति की ओर तो अग्रसर होते हैं। लेकिन ऐसा कहाँ तक, मतलब कि हमने उसे युद्ध किया तो हम कहते हैं कि हम युद्ध करके अपनी शांति वापस लेंगे, और उसके बाद आज उससे युद्ध कर रहे हैं, कल दूसरे से करेंगे, परसों तीसरे से करेंगे। तो इस तरीके से मानव जीवन में ये अशांति तो बनी रहती है। और उसके बाद क्या होता है कि शांति की परिभाषा करने में दूसरा कदम होगा कि इसमें, यानी कि इसे युद्ध, दंगा, नरसंहार, कत्ल या सामान्य शारीरिक प्रहार समेत सभी प्रकार के हिंसक संघर्षों के अभाव के रूप में देखना है। और उसके बाद है कि यह परिभाषा स्पष्ट ही पहली से, मतलब कि यहाँ पे क्या है कि ये जो परिभाषा है वो स्पष्ट ही पहले से बेहतर है। और लेकिन यह भी हमें बहुत दूर नहीं ले जा पाती है। हिंसा प्रायः समाज की मूल संरचना में ही रची बसी है।
तो अब इसमें यदि सेकंड परिभाषा बात की जाती है कि युद्ध, दंगा, नरसंहार, कत्ल या सामान्य शारीरिक प्रहार समेत सभी प्रकार के हिंसक संघर्षों के अभाव के रूप में देखना। तो ओनली युद्ध नहीं, युद्ध के अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती है, तो वो यदि नहीं हो रहा, उनकी कमी है हमारे यहाँ की, दंगा नहीं हो रहा है, नरसंहार नहीं हो रहे हैं, कत्ल नहीं हो रहे हैं और सामान्य नागरिकों पर प्रहार नहीं हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं शांति है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हों। और इसमें बताया गया कि पहली वाली से कि जहाँ पे युद्ध बस दिया गया था कि युद्ध ना हो तो शांति है, तो उससे तो कहीं ना कहीं बेटर है, लेकिन हम यहाँ पे बहुत दूर तक अभी फिर भी नहीं जा सकते हैं कि शांति इतने से ही मिल गई। हिंसा प्रायः समाज की मूल में मूल संरचना में ही रची बसी है और ऐसी सामाजिक संस्थाएँ और यहाँ पे जो भी प्रथाएं जो जाति, वर्ग या लिंग के आधार पर असमानता की खाइयों को और गहरा करती हैं, किसी भी क्षति सूक्ष्म और अप्रकट तरीके से भी कर सकती है। दिन क्या होता है कि जाति, वर्ग या लिंग पर आधारित इस स्तरीकरण को अगर शोषित वर्गों की ओर से कोई भी चुनौती मिलती है तो इससे क्या होता है कि इससे भी संघर्ष और हिंसा पैदा होता है और यहाँ पे पैदा होता है या हो सकता है। और इस प्रकार की संरचनात्मक हिंसा के बड़े पैमाने पर दुष्परिणाम हो सकते हैं। हम वैसी हिंसा से उत्पन्न कुछ ठोस एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे, जैसे जाति भेद, वर्ग भेद, पितृसत्ता, उपनिवेशवाद, नस्लवाद और प्रासंगिकता। यानी कि जाति भेद, यहाँ पे सिर्फ आप ऐसा कह दो कि मतलब दंगा नहीं हो रहा या मतलब कि नरसंहार नहीं हो रहा, कत्ल नहीं हो रहे, तो इससे शांति हो गई। जी नहीं, अभी शांति इतने से नहीं मिलने वाली है। अपना जो जीवन है, क्योंकि मैंने बताया पूरे जीवन का सार, जो आप लोग रामायण, भागवत, महाभारत जो भी सुनते होंगे, सीधे सीधे है। यदि हमें जीवन में एक मानव जीवन जब तक है आपका, तब तक इच्छाएं बढ़ती रहेंगी और जब तक हमारी इच्छाएं रहेंगी हमें शांति, सुकून नहीं मिल सकता, क्योंकि उन इच्छाओं को पाने के लिए हम मेहनत करेंगे, हमें जिस भी तरीके से मिलेगा हम उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। दिन पूरा करने की कोशिश करेंगे तो उसी में हम लगे रहेंगे सारा दिन, शांति नाम की तो कोई चीज़ मिलने वाली नहीं। ठीक है, एंड इसमें अब जो बताया जा रहा है कि यहाँ पे अभी इतने ही इसके रूप नहीं है। अब क्या होता है कि जैसे सपोज मान के चलिए कि जातिगत भेदभाव आपके साथ हो रहा है, दिन क्या होता है यहाँ पे कि कुछ वर्ग के आधार पर भी आपका भेदभाव होता है। पितृसत्ता, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेट्रियार्की देखने को मिलती है। उपनिवेशवाद, नस्लवाद और सांप्रदायिकता कुछ ऐसे भी है जिनके कारण शांति हमें नहीं मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि एक कर्ता होता है, एक उसको सहन करने वाला होता है। तो जैसे कि सपोज जाति में ही है, दो वर्ग है, जाति वाले हैं, दो जाति वाले हैं, तो एक उसका शोषण करने वाला है, एक शोषित वर्ग है। यानी कि जो उच्च कुल अपने आप को मानता होगा कि हम बहुत ही सर्वश्रेष्ठ कुल से आते हैं, हमारी बहुत अच्छी जाति है, वो दूसरी जाति वालों को प्रताड़ित करेगा, भेदभाव की निगाह से देखेगा। तो यहाँ पे हो सकता है कि वो भी क्या कर रहा है, अपने हिसाब से बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर भी सुकून नहीं है, क्योंकि उसके मन में भी बना हुआ है कि ये निकृष्ट जाति का है या ऐसा है वैसा है, जो भी उसकी मान्यता होगी, तो उस हिसाब से वो क्या करेगा कि अपने अंदर घुटन महसूस करेगा और सोचता रहेगा कि हम इसे किस तरीके से प्रताड़ित करें, किस तरीके से इसे यहाँ से हटाने की हम कोशिश कर सकते, कैसे कर सकते, तो उसके मन में भी शांति नहीं है। और जिससे किया जा रहा है, जिस निम्न वर्ग वाले व्यक्ति को ये किया जा रहा है, तो उसके मन में भी ये है कि हम भी समाज में हैं, हमें भी समान जीने का अधिकार मिलना चाहिए, हमें क्यों नहीं मिल रहा, क्यों इनके द्वारा हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। तो दोनों ही शांत नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं कह सकते हो कि जो उन्हें दबा रहा, भेदभाव उनका कर रहा, वो बहुत ही शांति से कर रहा। उसके अंदर भी है कि ऐसे कैसे करना, यहाँ से कैसे कर सकते, क्या कर सकते हैं कि इससे हम छुटकारा पालें। यानी कि दोनों में से किसी को सुकून नहीं है। ठीक है, उसके बाद अब आता है हमारा कि संरचनात्मक हिंसा के विभिन्न रूप। और यहाँ पे क्या होता है कि परंपरागत जाति व्यवस्था कुछ खास समूह के लोगों को अस्पृश्य मानकर बर्ताव करती है। यानी कि जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी ये जातिगत व्यवस्था चली आ रही है, तो और यहाँ पे क्या होता है कि खास समूह के लोगों को
अस्पृश्य मानकर बर्ताव करती है। अस्पृश्य इन द सेंस अनटचेबल, या कि आप बात करो जिसे छुआछूत की, छूने मतलब ये अछूत है, छुए ना हम, या छू देते हैं तो हम अशुद्ध हो जाते हैं, और फिर उसके बाद जो भी उनका पवित्र होते हैं फिर गंगा जल डाल के। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि ये परंपरागत है, कोई आज की बनी हुई नहीं है। हम आज बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है कहीं ना कहीं हम उसमें जकड़े हुए हैं, आज भी हम बदल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, बहुत से नियम कानून बन गए हैं, सब कुछ हो गया है। एंड ये कोई बात नहीं कि आज हम इसमें पहली बार बात कर रहे हैं कि कैसे क्या हुआ है। पूरी एनसीईआरटी जो पॉलिटी में पढ़े हैं, कहीं ना कहीं हम लोग हर एक चैप्टर में ऐसी कुछ बातें देखने को मिल जाती थी कि वहाँ पे पहले क्या होता था लोगों के साथ, अब क्या होता है। ठीक है, देन उसके बाद क्या होता है कि आज़ाद भारत के संविधान द्वारा गैरकानूनी करार दिए जाने तक छुआछूत के प्रचलन में उन्हें सामाजिक बहिष्कार और अत्यधिक वंचना का अधिकार बना रखा था, और भयावह रीति रिवाजों के इन जख्मों से मतलब कि उबरने के लिए देश अभी तक संघर्ष कर रहा है। तो आज़ादी के पूर्व और हमारे संविधान में आज़ादी के पूर्व तक तो बहुत ज़्यादा था, यानी कि प्राचीन काल में बहुत ही था, उसके बाद मध्यकाल आता, वहाँ तो और भी ज़्यादा, दिन उसके बाद अपना आधुनिक काल आता है। तो यहाँ तो हम दूसरों से ही लड़ते भिड़ते रहते हैं। तो ये सब का भी इसमें भी अभी फिर भी ऐसा लोगों के मन में घृणित भावना रहती है, ऐसे विचार रहते हैं। तो आपने झांसी की रानी का एक सीरियल आता था, वहाँ पे देखा होगा कि उसमें से वो एक बार क्या कर रही थी, रामलीला कर रहे थे वहाँ पे। तो एक कोई निकृष्ट वर्ग की लड़की थी, उसे उसमें शायद सबरी का पात्र दिया जाना था। तो सब लोग उसका विरोध कर रहे थे कि ये यहाँ पे नहीं बनेगी। इसमें ये दिखाया जा रहा था यानी कि अभी भी सबसे बड़ी बात की जाति व्यवस्था चल रही थी, और उसके बाद यहाँ पे कैसे लोगों के साथ बर्ताव किया जाता है। ठीक है, हालांकि राम भगवान जो हमारे थे तो उनके जैसे कोई दूसरा अब ऐसा यहाँ पे हो नहीं सकता है, क्योंकि उन्होंने जिसे जिसे हम निकृष्ट मानते हैं, जिसे जिसे आज के समाज के लोग जो राम भगवान को पूजने वाले हैं उन्हें छूत मानते हैं, अछूत मानते हैं, वही उन्हीं व्यक्तियों के घर में वो खाना खाए हैं, उन्हीं व्यक्तियों के घर में वो रहे हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने जब वनवास गए तो केवट के घर में उन्होंने खाना खाया, केवट के घर में रहते हैं। सबरी कोई अच्छी जाति वर्ग की नहीं थी, सबरी के घर में वो यही दिखाना चाहते थे कि इंसान सब कुछ, जो भी जितने इंसान हैं हमारे द्वारा बनाए गए हैं, एंड वो सब गॉड गिफ्टेड होते हैं। यहाँ पे कोई भी इंसान छोटा बड़ा नहीं होता है। यहाँ पे जाति वर्ग ठीक है अपनी पहचान के लिए रखो, लेकिन उस आधार पे आप इन्हें प्रताड़ित करो, इन्हें सताओ, ऐसा किसी को अधिकार नहीं है। और ना तो किसी वर्ग के उसमें ऐसा लिख के आया माथे पे कि ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो कभी कभी मुझे तो ये जो पंडित वगैरह होते हैं बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है कि मतलब क्या है, सारी आप रामायण पढ़ते हो, महाभारत पढ़ते हो, गीता पढ़ते हो, तो इसमें कहीं पे भी एक मुझे ऐसा प्रूफ लाके कोई दिखा दे कि यहाँ पे इस भगवान ने ऐसा किया था। मैं सिर्फ हिंदू धर्म की बात नहीं कर रही हूँ, आपके मुस्लिम धर्म में, आपके ईसाई धर्म में, हर एक धर्म में ये चीज़ें होती है, कई बार मैं बता चुकी हूँ। तो वहाँ पे कोई भी ऐसा दिखा दे कि उनके जो गॉड थे, अल्लाह थे, तो वो कुछ ऐसा करते थे कि आप बहुत महान वाले हो, या ये बहुत निकृष्ट वाले हैं, या इनके साथ ऐसा बर्ताव करना है, ये कुछ लोगों के साथ अच्छा, कुछ लोगों के साथ बुरा, ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, जो मेनली है हमारे लिए वो इम्पॉर्टेंट है। एंड मैं तो ये ज़्यादा सुनती नहीं, लेकिन मुझे इतना सार पता है कि भैया सबके भगवान एक जैसे होते, सबके भगवान ने वही कहा है, इधर हम सब बना के, और हम सब बिल्कुल लड़ मरने को तैयार है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे भयावह रीति रिवाजों के इन जख्मों से उबरने के लिए क्या होता है कि देश अभी तक संघर्ष कर रहा है। हालांकि वर्ग आधारित समाज व्यवस्था अधिक लचीली दिखती है, यानी कि जो वर्ग आधारित समाज व्यवस्था होती है वो थोड़ा हमें अधिक लचीली दिखती है, लेकिन क्या होता है कि इसने भी काफ़ी असमानता और उत्पीड़न को जन्म दिया है, और विकासशील देशों की अधिकांश कामकाजी आबादी असंगठित क्षेत्र से संबद्ध है।
और जिसमें मेहनताना और काम की दशा बहुत ख़राब है। एंड विकसित देशों में भी निम्न वर्गीय लोगों की अच्छी खासी आबादी मौजूद है। तो यहाँ पे विकसित देशों में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे देशों में ही है, हर एक कंट्री में गरीब हैं तो अमीर भी हैं और अमीर हैं तो गरीब भी हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि पितृसत्ता के आधार पर अब हम बात करते हैं पेट्रियार्की के आधार पर। तो जिन सामाजिक संगठनों का निर्माण होता है उनकी परिणति स्त्रियों को व्यवस्थित रूप से अधीन बनाने और उनके साथ भेदभाव करने से होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि पितृसत्ता में होता है कि एक जो स्त्री है, चाहे स्त्री के कई सारे रूप होते हैं, पुरुष के भी कई सारे रूप होते हैं। कभी वो बेटा बनता है, कभी वो भाई बनता है, कभी वो पति बनता है, कभी वो पापा बनता है, कभी वो दादा बनता है। ऐसे ही लड़कियों के कई सारे रूप होते हैं कि वो बेटी बनती है, बहन बनती है, भाभी बनती है, चाची बनती है, मामी बनती है, पत्नी बनती है, मम्मी बनती है, सब कुछ बनती है, ठीक है। कई सारे उसके रूप होते हैं एक ही लड़की के, और इसी तरीके से एक ही लड़के के भी कई सारे रूप होते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ क्या किया गया कि कुछ ऐसे प्राकृतिक हमारे पास यहाँ पे रीजन है जिसके कारण कि पुरुषों के पावर कहीं न कहीं पुरुषों के पास जो है कि थोड़ा पावर ज़्यादा होती है, ठीक है। उनके पास जो ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं वो कुछ ज़्यादा होती हैं। देन उनकी संरचना जो होती है कुछ स्ट्रॉन्ग बनी होती है कि आप शारीरिक वर्क कर सको। यहाँ पे आपको पता है कि महिलाएं जो होती हैं तो उन्हें वीक समझा जाता है, क्योंकि वीक कहीं ना कहीं प्रकृति से कुछ ऐसी उनकी संरचना है जो कि उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं वीक है, ठीक है। हालांकि वीक नहीं है, आप जो कर रहे हो आप हमेशा देखेंगे कि आपने एक वर्ड सुना होगा कि हर सफल पुरुष के साथ में महिला का हाथ होता है। एंड ये बात सही है कि इसमें हर एक सफल पुरुष के साथ महिला का हाथ ज़रूर होता है। आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा बहुत अच्छे तरीके से, वहाँ भी देखे होंगे। अब यहाँ पे ऐसे कुछ आपको अब बाद मिलेंगे, जैसे मोदी जी हो गए, योगी जी हो गए, तो इनमें से आप ऐसा नहीं कह सकते हो, या आपके APJ अब्दुल कलाम जी हो गए कि ये तो ऐसा कुछ नहीं था, फिर भी ऐसा क्या है। लेकिन ओवरऑल ये माना जाता है आपके गृहस्थ जीवन में आप देखोगे तो घर में जो भी होता, जब भी आपके पापा कोई गलत काम करने जाते हैं और आपकी मम्मी जो राय देती हैं वो बहुत ही अच्छी और बेनिफिशियल होती है, ठीक है। बहुत दूर मत जाइए कि मोदी ने क्या किया, योगी ने क्या किया, या और किसी ने क्या किया। हम अपने घर से ही समझ सकते हैं कि यदि घर में माँ ना होती, हमारी दादी ना होती, तो घर की जो संरचना थी ना वो घर नहीं रहता, ये बात बिल्कुल तय थी। और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग महसूस भी कर सकते हो और देख भी सकते हो कि घर में जब माँ होती है, घर में जब हमारी दादी होती है, घर में जब हमारी बहन होती है, तो वो घर कितना खूबसूरत होता है। और जिस घर में हो सकता है, हालांकि ऐसा होना, लेकिन हो सकता है कि आपके घर में औरत नाम की कोई चीज़ ना हो और उस घर की कोई हालत जाके देखें, वो घर नहीं लगता है कि उस घर में कोई रौनक है या वो घर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पेट्रियार्की जो है, और इसमें हमेशा यही माना जाता है कि औरतों को दबा के रखा जाता है, बस अपने यूज की चीज़ मानी जाती है कि वो बस हमारे काम करने के लिए है यहाँ पे, और हम उससे उपयोग करें, हमारे घर का काम करें, उसके अलावा ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, और ये हमारे समाज की सोच है, ऐसा कुछ है नहीं। देन उसके बाद यहाँ पे यदि हम बात करें तो इसकी अभिव्यक्ति कन्या भ्रूण हत्या, लड़कियों को अपर्याप्त पोषण और शिक्षा ना देना, बाल विवाह, पत्नी को पीटना, दहेज से संबंधित अपराध, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, बलात्कार और घर की इज्जत के नाम पर हत्या होती है। अब यहाँ पे देखिए लड़कियों के साथ ये जो हमारी पितृसत्ता, इसकी भावना क्या क्या कराती है, और कुछ नहीं है, ये ईगो है, ठीक है। और यही ईगो, यानी कि ये जो पितृसत्ता वाला ईगो है, वो क्या क्या कराता है। पहली बात, लड़कियों की हत्या, भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये जो कन्या भ्रूण हत्या होता है, इन सब के लिए कानून लाए गए हैं। वो सारे कानून आज आपको लिखने हैं और याद भी, उसको पढ़ने भी हैं, ठीक है। तो इनमें से क्या किया, जो कन्या भ्रूण हत्या है कि आप गर्भ में ही उसे मार दे रहे हो। यदि पता चल गया कि लड़की पैदा होने वाली है तो वहीं पे आप अबॉर्शन करवा दे रहे हो, उसे पैदा होने से पहले ही मार दे रहे हो,
क्योंकि आप मानते हो कि लड़का आएगा तो लड़का हमारे बुढ़ापे की सहारा बनेगा, लेकिन लड़की आएगी तो फालतू का पैसा खर्च होगा, दहेज भी लगेगा और मतलब दुनिया भर की टेंशन होगी, आपके सिर पे बोझ आएगा और सुकून छिन जाएगा। लेकिन बहू सबको चाहिए होता है, ये बात भी सही है। लड़की ना तो आप पैदा करना चाह रहे ना हम पैदा करना चाह रहे, लेकिन आपको भी बहू चाहिए, पत्नी चाहिए और हमको भी बहू चाहिए, पत्नी चाहिए। यानी कि हमारे घर में जो पेरेंट्स हैं उन्हें भी यदि बेटा पैदा करोगे तो ऑब्वियसली की इच्छा होती है कि हमारे बेटे की एक बहू आए, और उसके बाद आप भी चाहोगे कि उससे भी लड़का ना हो, मतलब लड़की ना हो, लड़का ही पैदा हो। ये हमारी है पेट्रियार्की, ठीक है। तो उसके बाद जब हम सोनोग्राफी वगैरह कराते हैं और पता चला गलती से भी कि लड़की है पेट में, और उसे हम सीधे वहीं पे मार देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, लड़की को अपर्याप्त पोषण और शिक्षा ना देना हमारे घर में ही। हालांकि मैं अब की कुछ एक्सेप्शंस हैं यहाँ पे, अब बहुत कुछ सुधार हो चुका है। हमेशा मैं बोलती हूँ जब भी आप आंसर वगैरह लिखेंगे, ये सोशल इशू के मुद्दे हैं, प्लीज़ इन्हें ध्यान रखिएगा। आपका जीएस पेपर सेकंड है, उसमें ही आपके सोशल इशू है, सामाजिक न्याय के बारे में। वहाँ पे आप लोग ये सारे पॉइंट मेंशन करेंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए होगा। एंड इन सारे पॉइंट से आपको नज़र रखना होगा। महिला सशक्तिकरण हो गया, वहाँ पे भी आप लिखते हो तो आप वहाँ पे भी आपको फ़ायदा करेगा ये, तो यानी कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा प्लीज़ इस पर ध्यान से पढ़िएगा। और ये मत समझिएगा, मैंने पहले ही बता दिया, ये एनसीईआरटी जो अभी पढ़ रहे हैं प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट इसमें से हमें मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हुआ कि लड़कियों को अपर्याप्त पोषण नहीं मिलता। हमारे घर में क्या होता है कि सपोज मान के चलिए कि 1 लीटर दूध आ रहा, ठीक है, और उस दूध में आपके 2 भाई हैं और आप एक बहन हो। अब क्या होगा कि जब 2 भाई हैं, आप एक बहन हो, तो हो सकता है कि उस दूध में से कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा आपको मिल जाए, या तो वो आधा लीटर दोनों भाइयों के लिए ही हो जाएगा। ये बिल्कुल बनी बनाई बात है, वो आधा दोनों भाइयों के लिए ही हो जाएगा। इसमें कोई हम ये कहें कि नहीं हमारे यहाँ ऐसा होता, हमारे वहाँ वैसा होता, कुछ भी नहीं होता। हमारे यहाँ सब बिल्कुल फॉर्मल बातें हैं। इतना हमें बहुत ही, मतलब आप रियल ज़िंदगी में जाओ और देखो, वहाँ पे हमें जड़ पे देखना चाहिए क्या हो रहा है, ठीक है। तो ज़्यादातर घरों में ऐसे ही होता है। और कोई गरीब फैमिली से तो वो यही चाहेगा कि हमारा बेटा जो है वो हमारे बुढ़ापे का सहारा है, बेटे को हम अच्छे तरीके से ध्यान दें। एंड बेटी को तो दूसरे के घर जाना है तो उससे जल्दी से उसकी मतलब विदाई करने की भी कोशिश करते रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, बाल विवाह, वही जो कि जल्दी से विदाई करने की कि आप बाल विवाह कर दो सीधे से, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि पत्नी को पीटना। अब पति परमेश्वर इतने महान होते हैं कि पत्नियों को कभी गलती से गलती हो गई तो पीटते हैं, लेकिन पत्नी हाथ नहीं उठाती, क्योंकि कहते हैं कि वो 2 घर की इज्जत होती है। और यदि पत्नी ने हाथ उठा दिया पति पे तो खैर बवाल ही बन जाना है। तो यहाँ पे वरना अच्छी खासी फाइट हो यदि दोनों ही हाथ उठाते हैं तो, ठीक है। लेकिन अब वही है कि 2 घर की इज्जत है, वो इधर कुछ करती है गलत तो मायके में सीधे शिकायत जाती है। और यहाँ पे बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं, लेकिन आज भी ऐसी घटनाएं, और इस लॉकडाउन में तो बहुत सारी घटनाएं ऐसी देखने को मिली थी कि पतियों की 2-4 बातें ना सुनो तो उनका हाथ, लाठी, जूता जो भी है वो उठ ही जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, पति के द्वारा पीटना, दहेज से संबंधित अपराध। कभी आप पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हो, कभी ससुराल वाले उसे दहेज के लिए, यहाँ तक कि दहेज के लिए उसे मार भी दिया जाता, जिंदा जला भी दिया जाता। कई सारे ऐसे केसेस आते हैं। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, कोई मुस्लिम लड़की थी, उसमें आपने देखा कि दहेज को लेकर ही उसने अपना मतलब जो भी झगड़ा वगैरह हुआ उसने वीडियो बनाया था, एंड बाद में वो कूद कर अपना क्या करती है, सुसाइड कर लेती है, ठीक है। तो उसमें से क्या हमें अभी भी हम नहीं कह सकते कि बिल्कुल बहुत अच्छे से सुधार हो रहा है, क्योंकि लोगों की जो सोच है ना उससे बाहर जो पहले से बनी हुई है, हम निकलना ही नहीं चाहते हैं। निकल तो जाएं लेकिन हम चाहते ही नहीं है। रियलिटी तो ये है कि हम निकल जाएं। देन उसके बाद क्या हो रहा है कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न हो रहा है, लड़कियां काम करने जा रही हैं, वहाँ पे आपको पता है कि लड़कों की संख्या ज़्यादा होती है, बिल्कुल तय है कि 10 लड़कों में 1 लड़की काम कर रही है, ठीक है। इसका रेशियो कुछ ऐसे ही होता है, 10 में से 1 लड़की काम कर रही होगी, 9 लड़के होंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि उनके साथ
कुछ यौन उत्पीड़न भी होता है, या तो उसके बॉस के द्वारा ऐसी घटनाएं देखी जाती हैं, या कुछ वर्कर्स के द्वारा ही कुछ ऐसा किया जाता है और उन्हें परेशान किया जाता है जिन, ठीक है। उसके बाद बलात्कार, बिल्कुल आप लोग बहुत ज़्यादा ये मुद्दा सुन रहे हैं, बहुत ही घृणित मुद्दा है ये, और यहाँ पे और बहुत ही मतलब घृणित काम है ये, ठीक है। मुद्दा तो ठीक है कि जो भी चल रहा है, और आज तक कोई भी इसमें कुछ भी कर ले सुधार, कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे, क्योंकि लोग वही मैंने जो बोला, और ये 100 बात की एक बात है कि निकल तो जाएं हम, इससे सब कुछ सुधार हो सकता है, लेकिन जो पहले से बना है हमारा, हम उससे निकल पा नहीं रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, घर की इज्जत, ऐसे हवाला दिया जाता है, बेटी घर की इज्जत है। बेटी ने प्यार करके, यदि एक उच्च कुल की लड़की किसी निम्न कुल के लड़के से प्यार करके चली गई, यानी इज्जत तबाह हो गई उनकी, और वो कहीं पे भी मिल गए तो सीधे ज़िंदा जला दो या ज़िंदा गोली मार के उन्हें मार डालो, फिर कोई रियायत नहीं, क्योंकि वो घर की इज्जत थी, घर की इज्जत नीलाम करके चली गई। तो इस तरीके से इन्हें प्रताड़ित किया जाता है। और मेन इसका क्या है पूरा ओवरऑल कि पितृसत्ता की भावना, यानी कि वो महान है, और यहाँ पे ये इतनी जो भी है इस तरीके से इन्हें दबाया जाता है, इन्हें यहीं घर के अंदर ही इन्हें कोई समानता का अधिकार नहीं मिल पाता है, ठीक है। जब आपको पता है कि घर में यदि कोई बात कर रहा हो, मम्मी लोग बोलते हैं तो यही बोला जाता है कि जब दो पुरुष आपस में बात कर रहे हैं तो महिलाओं को वहाँ रहना भी उचित नहीं है, बोलना तो बहुत दूर की बात है। अब ये है घर की इज्जत की आप गलत कर रहे हो, करते रहो, हम महिलाएं हम बोल नहीं पाएंगे कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे भारत में निम्न लिंग अनुपात, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों में 933 स्त्रियाँ पितृसत्तात्मक विध्वंस का मर्मस्पर्शी सूचक हैं, यानी कि पर 1000 पुरुष में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे 933 महिलाएं हैं, ठीक है। हालांकि कई सारी स्कीम वगैरह लाई गई हैं, तो अभी जो जनगणना हुई 2011 की, यदि जनगणना की बात करें तो इनका यहाँ पे जो इनका रेशियो है, अभी ये पुराना डाटा है, अभी 2011 की जनगणना 2021 में होना है, तो हो जाएगी तो ठीक है, नहीं तो पहले का ही अभी हम डाटा याद करेंगे तो यहाँ पे जो लिंगानुपात है वो 943 हो गया, ठीक है। कोई ज़्यादा बढ़त नहीं हुई है इसमें, कि आप देख रहे हैं कि 1000 पुरुषों में 943 महिलाएँ हैं, यानी कि रेशियो इतना घटिया वाला है। और उसके बाद क्या होता है कि पितृसत्तात्मक विध्वंसक की ये मर्मस्पर्शी सूचक है। आज भी वही बहुत सारी इसमें इनिशिएटिव लाए गए, लेकिन कोई भी इसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा लोगों में, जो अपना पहले से ही उनकी भावना बनी हुई है तो उसी में वो डूबे हुए हैं। जैसे यदि मैं बात करूँ कुछ इसकी स्कीम्स हैं, यहाँ पे क्या किया गया था कि राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम आपका लाया गया था, ठीक है, जिसके तहत कि वहाँ पे ये था कि आप परिवार कल्याण के बारे में कि लड़कियों को भी उतनी ही प्रायोरिटी देंगे। ये 1951 में लाया गया था। उसके बाद राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम भी लाया गया कि एक लड़की एक लड़का, और 1952 में लाया गया था। और प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन भी होता है इसी के तहत 1978 में। और स्वामीनाथन जनसंख्या आयोग भी आता 1984 में। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति भी इसमें लाई जाती है 2000 में। देन वहाँ पे यदि हम बात करें तो लंदन शिखर सम्मेलन भी हुआ था परिवार नियोजन से रिलेटेड 2012 में। और इसमें आपको पता है कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है विश्व जनसंख्या दिवस को लेकर, तो इसमें से 2011 में हुई थी। तो खैर ये तो हमारे ये इतने जो ये मैंने अभी आपको बताए कुछ कार्यक्रम्स, ये हमारी जनसंख्या से रिलेटेड हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं यदि मैं बात करूं तो लड़कियों के लिए भी कुछ इसी तरीके के इनिशिएटिव लाए गए थे। तो आपको वहां से देखने हैं कि किस किस तरीके से, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए लाया गया, और जो हमारा शारदा एक्ट है उसे दहेज बंद करने के लिए लाया गया था। तो महिलाओं के लिए भी बहुत से अधिकार लाए गए हैं, पॉक्सो एक्ट लाया गया है और उसमें अभी संशोधन भी हुआ 2019 में। तो ये सारी घटनाएं आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन आज भी घटनाएं जो है वो जो घटित हो रही हैं, चाहे बलात्कार हो, चाहे महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित हो, चाहे उनकी यदि हम बात करें तो ये पीटना हो, मारना हो, दहेज के लिए प्रताड़ित करना हो, आज भी बखूबी चलता है। और उसके बाद क्या होता है कि अब ऐसा होना लगभग असंभव है कि उपनिवेशवाद विदेशी शासन के रूप में लोगों पर प्रत्यक्ष और लंबे समय के लिए गुलामी थोप दे। और पर यहाँ पे क्या होता है कि इजरायली प्रभुत्व के खिलाफ चालू फिलिस्तीनी संघर्ष दिखाता है कि इसका विस्तार अस्तित्व पूरी तरह समाप्त तो नहीं हुआ। और इसके अलावा यूरोपीय उपनिवेशवादी
देशों के पूर्ववर्ती उपनिवेशों को अभी भी बहुआयामी शोषण के उन प्रभावों से पूरी तरह उबारना शेष है, जिन्हें हम क्या करते हैं कि जिसे उन्होंने औपनिवेशिक काल में झेला था। दिन क्या होता है कि रंग भेद और सांप्रदायिकता में एक समूचे नस्लगत समूह या हमारा समुदाय पर लांछन लगाना और उनका दमन करना शामिल रहता है। हालांकि क्या होता है, मानव को विभिन्न नस्लों के आधार पर विभाजित कर सकने की अवधारणा वैज्ञानिक रूप से हमारी क्या होती है, अप्रामाणिक है। लेकिन क्या होता है, कई बार इसका उपयोग मानव विरोधी कुकृत्यों को जायज़ ठहराने में किया जाता रहा है। और 1865 तक क्या होता है कि अमेरिका में अश्वेत लोगों को गुलाम बनाने की प्रथा, हिटलर के समय जर्मनी में यहूदियों का कत्लेआम तथा दक्षिण अफ्रीका में गोरी सरकार की 1992 तक अपनी बहुसंख्यक अश्वेत यानी कि जो वो अश्वेत वगैरह का नस्ल भेद कर रहे थे, यूरोपीय आके यहाँ पे इतना तांडव मचा रहे थे। और उनकी क्या हुआ कि आबादी के साथ दोयम दर्जे के नागरिकों जैसा व्यवहार करने वाली रंग भेद की नीति इसके उदाहरण है। तो रंग भेद अपने यहाँ नहीं चलता था ज़्यादा, ये विदेशों में ज़्यादा चलता था, ठीक है। उसके बाद क्या है कि पश्चिमी देशों में नस्ली भेदभाव गोपनीय तौर पर अभी भी जारी है। बिल्कुल फ्लाइट का एग्जाम्पल आपके पास बहुत खूबसूरत सा है। और यहाँ पे उसके साथ जो घटना हुई थी, आपको यदि याद आ रहा हो, कई बार मैंने उसका जिक्र किया है, क्योंकि वो हाल फिलहाल का विदेशों मतलब अमेरिका की ही ये घटना थी कि किस तरीके से उसे मारा जाता है, तो आप उससे समझ सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है कि अब इसका प्रयोग प्रायः एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विभिन्न देशों में अप्रवासियों के खिलाफ होता है। सांप्रदायिकता को नस्लवाद का दक्षिण एशियाई प्रतिरूप माना जा सकता है, जहाँ शिकार अल्पसंख्यक धार्मिक समूह होते हैं। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे कि हिंसा का शिकार व्यक्ति जिन मनोवैज्ञानिक और भौतिक नुकसानों से गुजरता है, वे क्या होते हैं कि उसके भीतरी शिकायतों को पैदा करती है। यानी कि जो भी व्यक्ति जिससे भी उसमें से गुजरेगा, जिस भी स्थितियों से, उसके अंदर वैसे ही आप अच्छे इन्वायरमेंट में रह रहे हो, आपके अंदर अच्छी ही भावनाएं आएंगी। लेकिन आपका कोई शोषण कर रहा है, आपको कोई दबा रहा है, आपके कोई अधिकारों का हनन कर रहा है, तो आपके अंदर कुछ विध्वंसक वाली ही जो भावना है वो पैदा होगी। आपके अंदर बहुत सारी शिकायतें भी रहेंगी और ये शिकायतें पीढ़ियों तक कायम रहती है। और उसके बाद क्या होता है, ऐसे समूह कभी कभी किसी घटना या टिप्पणी से भी उत्तेजित होकर संघर्षों के ताज़ा दौर की शुरुआत कर सकते हैं। और दक्षिण एशिया के विभिन्न समुदायों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ लंबे समय से मन में रखी पुरानी शिकायतों के उदाहरण हमारे पास हैं। जैसे 1947 में क्या हुआ था कि भारत के विभाजन के दौरान भड़की हिंसा से उपजी शिकायतें। यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे इंडिया में ही कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी, जैसे कि न्यायपूर्ण और टिकाऊ शांति अप्राकृत शिकायतों और संघर्ष के कारणों का साफ व्यक्त करने और बातचीत द्वारा हल करने के जरिए ही प्राप्त की जा सकती है। इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पे जो शांति है वो किस तरीके से प्राप्त की जा सकती है, तो सीधे है कि आप क्या करो कि बात करो साफ़ सुथरी, वो भी ऐसे नहीं अंग्रेज़ों जैसे कि आप वो सहायक संधि करते थे और उनका एजेंडा तो कुछ और ही होता था। और सहायक संधि में भी क्या करते थे कि पूरी हमारी आप सैनिक रखो, हमारी बटालियन रखो, उनका पेमेंट आप करो, कहीं भी आपको किसी राजा से मिलना है तो बिना हमारे गवर्नर की इजाज़त के आप राजा से नहीं मिलोगे, किसी दूसरे से संधि नहीं करोगे। और इस तरीके से वो सिर्फ क्या कहते थे, इतनी संधि राजाओं से करवाते थे और वो कितना प्रॉमिस करते थे कि हम क्या करेंगे कि जो भी आपके शत्रु लोग होंगे उनसे रक्षा करेंगे और आप कहीं भी जा रहे हो उसके बाद बीच में हम बोलें कि नहीं, ठीक है। इतना वो कर देते थे, बाकी सारा कुछ हमसे करवाते थे। और इसी तरीके से यहाँ पे भी है कि मतलब ऐसे बातचीत ना हो, साथ ही न्यायपूर्ण हो और टिकाऊ बातचीत। यदि न्यायपूर्ण शांति, हम टिकाऊ वाली शांति चाहते हैं तो यहाँ पे संघर्ष के कारणों को साफ व्यक्त करने के से और बातचीत को हल करने से होती है। और उसके क्या हो सकता है कि इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच की समस्याओं का हल करने के वर्तमान प्रयासों में हर तबके के लोगों के बीच अधिक संपर्क को प्रोत्साहित करना भी शामिल है। तो भारत और पाकिस्तान के विभाजन में क्या हुआ कि संपर्क तो ये सब कुछ हुआ लेकिन हो नहीं पाया कुछ। फाइनली होता वही है जो मंजूर खुदा होता है एंड भारत पाकिस्तान का विभाजन होना ही था एंड वो होता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक बात जो यहाँ से सीधे आपको पता चलती, मैं एक एग्जांपल आपको समझा रही हूँ। सपोज मान के चलिए
कि आप बैठे हैं और आपके घर में मान लीजिए कि आप हैं और हम हैं, ठीक है, साथ में हैं दोनों। अब क्या है कि हम दोनों का रिश्ता पहले बहुत अच्छा खासा चल रहा था। अब धीरे-धीरे क्या होता है कि मान के चलिए कि मैंने कुछ ऐसा काम किया जो आपसे बताया नहीं। अब आपके अंदर क्या होगी कि आप ये सोचोगे कि इसने ये काम हमसे बताया नहीं या मैंने आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचा। आपको पता है वो चीज़ें, लेकिन आप क्या कर रहे हो, बोल नहीं रहे हो। ठीक है? कि इसने हमें बताया नहीं, बस देखते हैं कब तक ये क्या करती है, हमें कुछ नहीं बोलना अभी। आप अंदर ही अंदर क्या कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा घुटन महसूस कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा बोल नहीं पा रहे। हर एक के लाइफ में ऐसा होता है, ऐसी सिचुएशन आती है। सेम इसी ये शांति आपको समझ में अभी आ जाएगी। तो इसी तरीके से आप सोचिए, और वहाँ पे आपके अंदर बहुत ज़्यादा घुटन है और आप बोल नहीं पा रहे हो, ठीक है? मैं वो काम आगे करती जा रही हूँ, आपको लगातार मैं नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, फिर भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप मुझसे बहुत ज़्यादा लगाव था आपका, लेकिन मैं वो धीरे-धीरे आपका जो लगाव था, क्योंकि आपको पता है कि मेरे अंदर की भावना कैसी है और उससे आपकी जो घृणा है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है? आपके अंदर की जो भावना है वो हमारे प्रति कुछ उल्टी ही चल रही है। और उसके बाद क्या होता है, जब भी हम कभी कहीं पे कुछ बोलेंगे कि आप तो हमारे लिए बहुत मान्यता रखते हो या आप ऐसे हो, तो वहाँ पे बिल्कुल आप तिरछे वाणी का उपयोग करोगे कि वो तो हमें पता है कि हम कितना रखते हैं, कैसे है, और बिल्कुल भी आप व्यंग भरी बातें बोलेंगे, लेकिन डायरेक्टली अभी भी नहीं कह रहे हैं आप कि मैंने क्या किया आपके साथ और आपने क्या किया ना, तो आप पूछ सकते हो। यहाँ पे देखिए कि हम दोनों के रिश्ते में बहुत बड़ी खटास आ रही है, लेकिन यहीं पे सोचिए कि यदि आपके अंदर कुछ ऐसा डाउट था, कुछ भी ऐसा डाउट था, हो सकता है कि जो आपने देखा वो सही ना हो, क्योंकि कभी-कभी चीज़ें जो दिखती है, हमारी आँखें देख पाती हैं, कभी-कभी वो चीज़ें सही नहीं हो पाती हैं, ठीक है? तो जो आपने देखा हो सकता है वो सही ना हो, लेकिन आपने कोशिश नहीं की एक बार भी कि आप हमसे वो बात कर लेते इस मैटर पे कि आखिर मैंने ऐसा किया तो क्यों किया या ऐसा काम क्यों कर रही हूँ। आप बस ये सोचिए कि आपका मैंने भरोसा तोड़ा और उस हिसाब से आप अपने ईगो में ही मरे जा रहे हो कि ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, हमने इसके लिए क्या किया और इसने हमारे लिए क्या किया। लेकिन सोचिए वहीं पे आपने मेरे से बात कर लिया होता, और हो सकता है कि मैंने कुछ आपके भले के लिए किया होगा, और उसमें से क्या होता कि यदि आप तुरंत ही बात कर लेते और आपका प्रॉब्लम्स जो था सीधे के सीधे, मतलब या तो क्लियर ही हो जाता किसी भी तरीके से, या तो आप उसे छोड़ ही देते कि ठीक है, बुरा कर रही है तो उसका जो भी सच्चाई है बाहर ही निकल आती, या तो मैं अच्छा कर रही हूँ तो आपको वो पता चल जाता, लेकिन आपने बात करने की कोशिश ही नहीं की। और मैं चाह रही हूँ कि मैं आपके लिए जो भी कर रही हूँ वो पहले कर लूँ फिर बताऊँगी, लेकिन इस तरीके से हमारे रिश्ते में दरार आ गई और हम दोनों ही मतलब घुटन में झेलते रहे, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इतनी दरार बढ़ती गई। हमेशा रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं और फिर ऐसे में ही बहुत ही मतलब दूर तक पहुंच जाते हैं, जहाँ से फिर वापस आना नामुमकिन ही हो जाता है कि फिर अब जो गांठ बन चुकी है उसे तोड़ के आप एक साथ रह लो, फिर नामुमकिन है, ठीक है? तो यहाँ पे भी इसी तरीके से है कि जब वो अंदर ही अंदर घुटन महसूस करते रहे तो उन्हें परेशान किया जाता है अदर लोगों के द्वारा, तो वो अपने अंदर ही अंदर रहते हैं, लेकिन कभी भी थोड़ा सा बहाना मिला उन्हें तो वो सीधे ही टूट पड़ते हैं। बिल्कुल अपनी ये लाइफ के एग्जांपल से आप इससे रिलेट करिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता, आप इतने बड़े हो चुके हैं, आपके दोस्त के साथ कभी ऐसा कुछ होता होगा, आपके साथ भी हुआ होगा, या नहीं हुआ तो आगे ज़रूर होगा, ठीक है? लेकिन हमेशा मेरी एक बात ये भी याद रखिएगा कि पढ़ाई तो ठीक है, लेकिन जब भी कभी रिश्ते की बात आए तो वहाँ पे आपको बात कर लेना उचित होता है कि यहाँ पे आप जान भी रहे हो कि ऐसा है, फिर भी उस बंदे से एक बार पूछ तो लो यार कि हकीकत में है क्या। इधर उधर पूछने की बजाय, इधर उधर सर्च करने की बजाय, डायरेक्ट जिससे आपको प्रॉब्लम है आप उससे बात करो, है क्या। यदि वो नहीं बताना चाह रहा, मना कर रहा, कुछ भी हो रहा है, आपको फिर भी डाउट हो रहा है, तो फिर आप दूसरी जगह जाओ, फिर आप दूसरी जगह से पूछो। लेकिन सबसे पहले तो मेरी यही सजेशन रहती कि आप उससे पूछो जिसने आपके साथ ऐसा किया है, और फाइनली उससे तो कुछ ना कुछ आपको कंक्लूजन मिलेगा ही कि आपका आगे क्या करना है। और डायरेक्ट ऐसे ही क्रोध पे आके हम सब कुछ नष्ट कर लें, ऐसा यह शांति का तो प्रतीक है ही नहीं, अपनी लाइफ भी बर्बाद होती है, उसका भी प्रतीक नहीं है। तो खैर इसमें ज़िंदगी में कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं होता, सब कुछ नष्ट हो जाता है। इज्जत है, शोहरत है, पैसा है, सब है, हम रिश्ते ही नहीं निभा पा रहे सही से, तो कुछ भी नहीं है फिर।
सब कुछ मिट्टी के बराबर है, ठीक है। और वो एक दिन उसी में मिल जाता है, हम खुश नहीं रह पाते सब देखते हुए भी। तो इसलिए कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट होती है। और उसके बाद अब आगे आप लोग खुद समझदार हैं, हम अपने चैप्टर पे ही रहें तो बेटर है। और यहाँ पे अब आता है हिंसा की समाप्ति। अब थोड़ा सा इसको देखेंगे, लेकिन अभी नहीं देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बस आप लोग पढ़ते रहिए। और इस टाइम सबके सब गायब हैं, पता नहीं कहाँ हैं। तो आप लोग यहाँ पे देखिए पूरा सही से अच्छे से। अदरवाइज वो होता है ना कि आधी कहानी आपने सुनी, आधे पे छोड़ दिया, ना तो घर के रहे ना घाट के रहे। तो ऐसा नहीं करना है, मन लगा के पढ़िए, बेहतर तरीके से पढ़िए, ताकि एग्ज़ाम हमारा निकल जाए। और ऑल द बेस्ट।